कल की क्लास में हम लोगों ने बात करी कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। कल हम लोगों ने बात करी कि एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है, एग्रीमेंट का मतलब है प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। क्या मतलब है एग्रीमेंट का? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मेरा प्रॉमिस आपके लिए कंसिडरेशन, आपका प्रॉमिस मेरे लिए कंसिडरेशन, दोनों मिलेंगे एग्रीमेंट। ठीक है, अच्छा प्रॉमिस भी दो चीज़ों से मिलकर बना है, ऑफर और एक्सेप्टेंस। व्हेन वन पर्सन टू whom ऑफर हैज़ बीन मेड सिग्निफाई हिज एक्सेप्टेंस इट बिकम्स प्रॉमिस। ठीक है, यही लिखोगे वर्ड टू वर्ड बराबर। तो जब मैं आपको ऑफर देता हूँ और आप अपनी एक्सेप्टेंस दे देते हो तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रॉमिस। और दोनों का, इसका प्रॉमिस मेरे लिए कंसिडरेशन, मेरा प्रॉमिस इसके लिए कंसिडरेशन, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में तीन वर्ड जुड़ जाएंगे, मैजिकल वर्ड्स। क्या मैजिकल वर्ड्स? एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या? ठीक है, तुम्हारे वाले मैजिकल वर्ड्स नहीं, हमारे लॉ वाले मैजिकल वर्ड्स। क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ। वो जुड़ते ही हमारा एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अच्छा, एनफोर्सेबल बाय लॉ का भी मतलब बताया मैंने, व्हेन बोथ पार्टीज हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। व्हेन पार्टीज हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अच्छा, ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस भी तुम्हें समझा दिया मैंने अच्छे से। क्या? कि ये वाइडर है। क्यों वाइडर है? क्योंकि इसमें सारे एग्रीमेंट आ रहे हैं। ये नैरो है। क्यों नैरो है? क्योंकि इसमें सिर्फ वही एग्रीमेंट आ रहे हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। एक इसका मतलब प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, इसका मतलब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बराबर। ठीक है, यहाँ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, यहाँ है। ठीक है, यहाँ सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। अब मैंने तुम्हें कहा था यहाँ से हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। आज जो मैं पढ़ाऊंगा ये अब पूरे एक महीने तक मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक एलिमेंट्स बताऊंगा उन बेसिक एलिमेंट्स पे एक एक चैप्टर है। तो ये थीम आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अब आज कुछ बच्चे मेरे को गायब भी दिख रहे हैं, तो उनको ये संदेश पहुंचा देना कि आज का वीडियो ज़रूर 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 देख लें, क्योंकि ये चैप्टर का पूरा थीम बनेगा। अब समझना बराबर से। साहब, हम लोगों ने कोई एग्रीमेंट करा, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो सर इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब आपने बता दिया, एग्रीमेंट का मतलब आपने बता दिया। अब उस एग्रीमेंट में क्या क्या होना चाहिए जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? आपने कहा कि ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगी, बस इससे काम चल जाएगा। कल आपने हमें बातों बातों में एक बात और बताई थी कि कंसिडरेशन भी होना चाहिए। कंसिडरेशन ज़्यादा हो कम हो चलेगा, लेकिन कंसिडरेशन होना चाहिए। तो फिर सर और भी चीज़ें होंगी जो होनी चाहिए। तो 12 एसेंशियल एलिमेंट्स है इसमें पूरे, वो एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है पहला एसेंशियल एलिमेंट, टू पार्टीज। क्या? यहाँ से मैं तुम्हें एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, हम लोग लॉ में केस लॉ भी पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे? केस लॉ को नहीं, बिजनेस वाले। यहाँ केस लॉ का क्या मतलब है? आप लोग बिजनेस में क्या करते थे? अपनी मर्जी से कोई एक सिचुएशन क्रिएट होती थी, आपको उसका आंसर देना होता था। यहाँ पे केस लॉ का क्या मतलब है? अपनी मर्जी से कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होंगी। केस लॉ में वही चीज़ें आएंगी जो एक्चुअल में पहले हो चुकी है। तो पहले पास में कोई ऐसी जजमेंट हुई थी जो बहुत ज़बरदस्त थी और कोर्ट को लगा ये जजमेंट बच्चों को बतानी जरूरी है, तो इंस्टीट्यूट ने वो आपके मॉड्यूल में डाल दिया। तो अब अपन केस लॉ कैसे पढ़ेंगे? केस लॉ का मतलब क्या होगा कि कुछ रियलिस्टिक लैंडमार्क डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उनकी जजमेंट भी हम अब लॉ में पढ़ेंगे। उसका मतलब है केस लॉ। ठीक है, तो रियलिस्टिक कोई बात हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया था जो बड़ा ज़बरदस्त था, वो जजमेंट भी आपको सुनाया जाएगा और वो केस लॉ बन के आ जाएगा। सर हर पॉइंट में केस लॉ आएगा? नहीं, जहाँ आएगा वहाँ पढ़ेंगे। कुल मिला के मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 30 से 35 केस लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएंगे, और सबसे ज़्यादा केस लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही आता है। तो केस लॉ आप बराबर सुनना, केस लॉ में नाम याद रखना आपकी, केस लॉ किसका था। फिर अंदर का मैटर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी केस लॉ को समझाएगा नहीं, बस नाम लिख देगा। तो वो मैं अंदर की बात मैं बताऊंगा आपको कि इस केस लॉ में ये हुआ था, और वो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। वो किस चीज़ के नंबर देगा? एक जजमेंट के, एक नाम के। अब जैसे उस जजमेंट में ये था कि ए वर्सेस बी का केस लॉ था, ए जीत गया, आपने ये सही लिखा है, बी हार गया, ये सही लिखा है। और ये केस लॉ ऑफर का था, आपने ऑफर को भी सही लिखा है। फिर आपने लैंग्वेज में क्या लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपने टूटी फूटी में भी लिखा होगा, नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जजमेंट को बोल्ड करना है, नाम को बोल्ड करना है, और कंक्लूजन को बोल्ड करना, अरे मैटर को बोल्ड करना है। मैटर मतलब ये किस चीज़ से रिलेटेड था, समझ गए? ये केस लॉ होगा। अब ये जुड़ते जाएंगे केस लॉ, बराबर पढ़ना। कुल मिला के हमें 12 एसेंशियल एलिमेंट चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, जिसमें पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टू पार्टीज।
किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टी होनी चाहिए? 1 पर्सन कैन नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। एक बंदा अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकता, तो कम से कम 2 पार्टीज को भी और अच्छे से समझे तो एक ऑफर देगा, एक एक्सेप्टेंस देगा। एक क्या देगा? एक क्या देगा? ठीक है, ऑफर वो बंदा देता है जो प्रॉमिस करता है कि भैया मैं ये काम करूँगा, वो ऑफर देता है। मैंने प्रॉमिस किया है तुम्हें कि मैं तुम्हें कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, तो ये मेरा ऑफर है। मैं सीए फाउंडेशन पढ़ूंगा, ये मेरा ऑफर है। और आपने एक्सेप्टेंस दी, हम पढ़ेंगे, ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट मिल जाएगा। चलो देखो, 1 कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। एक बंदा अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पार्टी। 2 पार्टी होती है। 1 पार्टी मेकिंग दी ऑफर, एक पार्टी जो ऑफर देती है, और 1 पार्टी गिविंग दी एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो टिक कर लो इसको। एक अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट अपन नहीं कर सकते, 2 पार्टी होती है। 1 पार्टी जो ऑफर देती है, अदर पार्टी जो क्या करती है? एक्सेप्टेंस देती है। ठीक है, इसमें केस लो है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी। किसका केस लो था? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी। ठीक है, बहुत बढ़िया केस लो था। क्या हुआ था इसमें? एक पार्टनरशिप फॉर्म दी रमन लाल एंड कंपनी। अब वो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हुई। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होने के बाद आप लोगों ने पढ़ा है कि पार्टनर एसेट लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? फॉर्म डिसॉल्व हो गई, पार्टनर एसेट लेके चले गए। तो गुजरात की जो सेल टैक्स ऑफिसर था, उस सेल टैक्स ऑफिसर ने इस ट्रांजैक्शन को सेल मान लिया और बोला ये सेल है। तो यहाँ पे जिसने सेलर है वो पार्टनरशिप फर्म है और बायर पार्टनर है, तो पार्टनर को सेल टैक्स देना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी पे। देखो सेल टैक्स ऑफिसर को कितनी दूर की सूझी। तो पार्टनर ने कहा तुम पागल वगल हो गया, ये सेल कैसे है? ये एसेट जब पार्टनरशिप फर्म ने खरीदी थी, सेल तो तब हुई थी, तब हम सेल टैक्स जमा करा चुके थे। आज तो ये एसेट पार्टनरशिप फर्म की है। अब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई, तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से ही तो मिलके बनती है। फर्म डिसॉल्व होगी तो एसेट पार्टनर ही तो लेके जाएंगे। हम पार्टनर है, एसेट लेके चले गए। ये सेल कहाँ है? सेल में तो बायर और सेलर 2 लोग होने चाहिए, 2 लोग कहाँ हैं? पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने के बाद फर्म की आइडेंटिटी तो खत्म हो गई, तो यहाँ तो सिर्फ पार्टनर ही बचा। तो क्या आप मेरे से मैंने अपने आप को बेचा, ऐसा कह रहे हो आप? ठीक है, तो बोला ये गलत चीज़ है, कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए। 2 पार्टी कोई भी ट्रांजैक्शन में। अब देखो केस किसका था? सेल टैक्स का। रेफरेंस किस में आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो केस तो किस में पढ़ाना चाहिए? सेल टैक्स में। लेकिन किस लिए पढ़ाया गया यहाँ पे? 2 पार्टी समझाने के लिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए। जैसे सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 पार्टी होती है, सेलर और बायर। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है तो भी 2 पार्टी होती है, एक ऑफर देता है, एक एक्सेप्टेंस देती है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टी। तो टैक्स लगाने के लिए भी कम से कम 2 पार्टी तो होनी चाहिए। 2 पार्टी नहीं होगी तो टैक्स का ट्रांजैक्शन नहीं लग सकता। तो यहाँ पे रमन लाल एंड कंपनी केस जीत गई और सेल टैक्स ऑफिसर केस हार गया। तो ये आप पहला केस तो याद रखोगे, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी। कोई दिक्कत बच्चों? क्या पढ़ा रहा हूँ मैं तुम लोगों को? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। भूलना मत, क्या पढ़ा रहा हूँ? कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कितने एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। पहला कौन सा पढ़ा दिया? 2 पार्टी। अगला, इस पे तो चर्चा चली रही है डे 1 से। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। दोनों पार्टी में कैसे इंटेंशन होनी चाहिए? लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने के। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट। देखो, देयर मस्ट बी इंटेंशन ऑन द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ठीक है, तो सोशल और डोमेस्टिक एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। कल ही बता दिया था मैंने आपको कौन से होते हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। सोशल वाले, पर्सनल, डोमेस्टिक मतलब पर्सनल। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। और एक एग्रीमेंट टू क्रिएट एन एग्रीमेंट, ये भी मैंने कल बता दिया था। तो इस तरह के एग्रीमेंट क्या होते हैं? एग्रीमेंट नहीं होते क्योंकि वो एनफोर्सेबल बाय, एग्रीमेंट तो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ का यही तो मतलब है, पार्टी मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। दोनों में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। एक और बात समझ लो बच्चों, ये 3 लाइन आप याद तो कर लोगे, बढ़िया है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कब आपका लीगल ऑब्लिगेशन करने का इंटेंशन था, कब नहीं था? इंटेंशन को कैसे प्रूफ करोगे? बोलती हुई चीज़ और दिखती हुई चीज़ तो दिख जाती है, ठीक है, कि इसको मार रहा है, दिख गया, इसका इंटेंशन था इसको मारने का, ये कैसे दिखेगा? तो कभी भी कोर्ट में इंटेंशन को प्रूफ करना बहुत दिक्कत होता है जब तक आपके पास कॉन्क्रीट एविडेंस ना हो। तो मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन था कि नहीं था, ये कॉन्क्रीट एविडेंस पे डिपेंड करेगा। ये मैं प्रूफ करूंगा कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का मेरा इंटेंशन था, या वो प्रूफ करेगा? जो पार्टी केस कर रही है ना, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि इंटेंशन था, हमने एवे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था।
तो भले वो डोमेस्टिक भी होगा ना तो भी चल जाएगा, सोशल भी होगा तो भी चल जाएगा। प्रूफ करो आप। हमने तो ये मान रखा है कि डोमेस्टिक और सोशल एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। आप ये मनवाना चाहते हो कि नहीं हमारा वाला तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ था, तो मनवाओ, प्रूफ दो, हर चीज मान लेंगे। इंटेंशन को प्रूफ करना आपके हाथ में होता है। क्या मैं ये बात एकदम क्लियर कर पा रहा हूं आप लोगों को? इंटेंशन का मतलब, ठीक है। तो ये तो बोल देता है इंटेंशन, प्रैक्टिकल लाइफ में इंटेंशन कैसे पता चलेंगे? एविडेंस से। रिकॉर्ड कर लो उसकी बात को। और सबसे बढ़िया तो कल मैंने बोला था लिखा हुआ बोलता है। क्या बोला था मैंने? एग्रीमेंट करो, हर चीज लिखित में रखो, ठीक है। इस तरह की कोई भी झोल झमेले से बचना है, हर चीज रिटर्न में रखो, लिखा हुआ हमेशा बोलेगा। हालांकि ये एक्ट ये कहता है कि ओरल एग्रीमेंट और रिटर्न एग्रीमेंट में हम कोई डिफरेंशिएट नहीं करते। कल एक लाइन बोली थी, फिर रिपीट करूंगा, ओरल एग्रीमेंट आर एज वैलिड एज रिटर्न एग्रीमेंट। लिखी भी आएगी अभी। क्या? लॉ डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ओरल एग्रीमेंट एंड रिटर्न एग्रीमेंट। लॉ ओरल एग्रीमेंट और रिटर्न एग्रीमेंट में डिफरेंशिएट नहीं करता, बराबर याद रखना। इसमें भी एक जबरदस्त केस लो पढ़ते हैं, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। किसका? ये कैसा केस लो है सर? ठीक है, इंग्लैंड का है और बहुत सारे केस लो इंग्लैंड के ही आएंगे, क्योंकि कल बता ही दिया था कब आया था ये एक्ट, 1872 में। तो किसने दिया था ये? ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स के समय के केस लॉज है, हमें जजमेंट बड़े ज़बरदस्त आए थे, तो हमें अभी तक पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। देखो, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर में क्या हुआ था? एक बंदा था बाल्फोर, उसकी वाइफ थी मिसेस बाल्फोर। तो मिस्टर बाल्फोर और मिसेस बाल्फोर का ये केस लो था, ठीक है। तो क्या हुआ था इसमें कि एक टीवी शो आता था ना, मिस्टर एंड मिसेस, वो जैसा टीवी शो आता था ना, तो तुमने नहीं देखा होगा यार, साराभाई वर्सेस साराभाई, ठीक है। ये भी वैसा ही है, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। इसमें क्या हुआ था? मिस्टर बाल्फोर को इंग्लैंड में रहते थे वो, और यूरोप में उनकी कहीं जॉब लगी, तो वो जॉब के लिए बाहर गए, और वो अपनी वाइफ से एक एग्रीमेंट करके गए कि मेरी जॉब में से जो भी पैसे बचेंगे मैं वहाँ पे तेरे को पालन पोषण के लिए पैसे भेजूंगा। मान लो 100 पाउंड तेरे को हर महीने भेजूंगा मैं, 100 पाउंड। गया मिस्टर बाल्फोर और उसने वहाँ से पैसे भेजने बंद कर दिए, ठीक है। दूसरी बाल्फोर मिल गई होगी उसको, ठीक है। तो भूल गया कि भैया मेरी वाइफ यहाँ पे है, और उसने पैसे वैसे भेजने बंद कर दिए। तो मिसेस बाल्फोर ने बाल्फोर पे केस कर दिया, मिस्टर बाल्फोर पे, कि इन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था कि ये मेरे को हर महीने 100 पाउंड देंगे खर्ची के, और ये मेरे को खर्ची नहीं दे रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि ये तो आपका डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो ये तो घरेलू बात है, और घर की बात घर में ही रहे तो बढ़िया है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं। अब ये केस लॉ बहुत पुराना है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मिसेस बाल्फोर के साथ गलत हुआ, वो तो लग गया वहाँ याशी में और इसको पैसे भी नहीं भेजे, तो गलत है सर, लड़की के साथ तो गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। तो इससे बचने का तरीका, एग्रीमेंट करवा लो, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा रिटर्न में, और एग्रीमेंट रिटर्न में भी नहीं करवाया तो शादी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे देश में स्पेशली मैरिज एक्ट्स है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मदद लेने के बजाय कौन से एक्ट की मदद लो? मैरिज एक्ट की, क्योंकि जिस चीज़ के लिए स्पेसिफिक कानून बने हुए हैं वहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंट है। शादी का अपना अलग कानून है हमारे देश में, शादी का छोड़ो, हमारे देश में डिवोर्स का अलग कानून है, डिवोर्स का भी एक कानून है, शादी का भी अलग कानून है। तो शादी का मैटर हो, डिवोर्स का मैटर हो, इस तरह के कोई मैटर हो, डोमेस्टिक वायलेंस का कोई मैटर हो, उसके लिए हमारे यहाँ स्पेसिफिक लॉज है। कंसीडर दैट लॉज रादर देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये तो जनरल है, जहाँ कोई नहीं है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जहाँ कोई है वहाँ तो कोई है ही, तो उसका सहारा लो, ठीक है। तो अब आज अगर मिसेस बाल्फोर जिंदा होती, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो आज उनको न्याय मिल जाता कोई भी मैरिज एक्ट में, इंडिया में। तो अब फॉरेन की मैं नहीं कह सकता, वहाँ तो वो शादियों को इतना सीरियसली लेते भी नहीं है, ठीक है, नहीं लेते ना, ठीक है। उनके लिए तो शादी इज़ जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कोई हमारी तरह 7 जन्मों का 7 फेरे 7 जन्म, दे आर नॉट लाइक दैट, ठीक है। उनके लिए ठीक है, अगर डिवोर्स हो रहा है ओके ठीक है, फाइन कर दो, हो गया, ठीक है, लूसी मिल जाएगी, ठीक है। तो उनके लिए इतना कोई बड़ा इशू नहीं है जितना हमारे यहाँ है। तो हमारे यहाँ तो शादी के भी अलग सेपरेट कानून है। अच्छा, शादी विवाह के लिए हमारे देश में अपने अपने अलग कानून है। हिंदूज पे हिंदू लॉ लगता है, मुस्लिम्स पे मुस्लिम लॉ होता है, क्योंकि कल मैंने बताया था जनरल कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा, लेकिन जहाँ रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात आएगी तो वहाँ अलग अलग लॉज हमारे देश में बने हुए हैं। आप उनका
सहारा ले सकते हो कोई भी तरह के इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए। समझ गए? देखो, एक हस्बैंड ने कहा था अपनी वाइफ को कि वो पैसे देगा मेंटेनेंस के, हस्बैंड फेड, वो पैसे नहीं दे पाया। अच्छा, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ कि उसको वहाँ कोई मिल गई है, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है? भाई हमें तो पता ही नहीं ना मिली नहीं मिली क्या कारण था, हमें तो इससे मतलब है कि उसने पैसे तो नहीं भेजे। अब किसी भी रीज़न से नहीं भेजे, वैलिड रीज़न से नहीं भेजे कि इनवैलिड रीज़न से नहीं भेजे, पैसे नहीं भेजे उसने। और लड़की पढ़ी लिखी थी तो केस कर दिया। वाइफ कुड नॉट रिकवर, इट वाज अ सोशल एग्रीमेंट, पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। सही कर लो, ये सोशल नहीं है। सोशल कहाँ से आ गया? सोसाइटी पे पैसे थोड़ी देगा वो, ठीक है? ये तो डोमेस्टिक एग्रीमेंट था। क्या था ये कल जो एग्जाम्पल दिया था, लेखपाल ने प्रॉमिस किया 5 लाख रुपए में तेरे अपने बच्चे को देगा वो, अगर बच्चा सीए में पास हो जाता है। बच्चा पास हो गया, पैसे मांगे और बाप ने मना कर दिया, तो ये भी क्या है? डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, ठीक है? हाँ, क्या तरीका है इन डोमेस्टिक एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बाय लॉ बनाने का? हाँ, एग्रीमेंट करो, उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन डाल दो। क्या डाल दो? ऐसा प्रूफ कर दो कोर्ट में कि हमारा इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का था, हमारा इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का था। इज इट क्लियर? ये भी हो गया। आगे आते हैं। ये पॉइंट है ना, सबसे बाद में देना चाहिए। बीकॉम वगैरह में मैं ये लॉ सेम लॉ पढ़ाता हूँ तो ये पॉइंट सबसे बाद में, पहले पूरे ढंग से पढ़ा दो सारे पॉइंट, फिर ये दो। खैर ठीक है, दे रखा है, अभी देख लेते हैं। अदर फॉर्मेलिटीज। अदर फॉर्मेलिटीज मतलब देखो, अब आपके एग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है, 2 हो गए। अब जो अदर फॉर्मेलिटीज दूसरे एक्टों में लिखी हुई है कि ये करने के लिए ये स्टैम्प बनवा लो, ये करने के लिए इसके साइन करा लो, इसके लिए मजिस्ट्रेट के साइन कराओ, इसके लिए हाई कोर्ट के जज के साइन कराओ, तो ये डॉक्यूमेंट वैलिड होगा। तो वो फॉर्मेलिटी जो सेपरेट एक्ट में लिखी हुई है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं लिखी हुई, उनको भी आपको पूरा कंप्लाई करना है, तो ये आपका एग्रीमेंट वैलिड माना। अब बच्चों, इसके लिए इतने सारे एक्ट है, सारे एक्ट की मैं पूरी पढ़ने जाऊँ? सीए में भी तुम्हें क्या चुनिंदा एक्ट पढ़ाए जाएंगे? इनफैक्ट छोड़ो सीए तो छोड़ो, जो एलएलबी भी करता है वो भी 5-10 एक्ट पढ़ता है मेन। सारे एक्ट की जानकारी तुम्हें थोड़ी होगी यार, दुनिया में किसी को नहीं होगी। तो भैया इस तरह का कोई भी केस आए तो उस एक्ट का एक एलिमेंट्री रेफरेंस ले लो कि उसमें क्या जरूरत। अगर आज मुझसे कोई बोलता है सर मेरे को फैक्ट्री डालनी है, बताओ फैक्ट्री में क्या क्या लॉज लगते हैं, तो मैंने फैक्ट्री का कोई कानून थोड़ी पढ़ा है, सीए में पढ़ा ही नहीं मैंने, और ना मैंने पढ़ाया है। तो मैं क्या करता हूँ, फैक्ट्री का कोई लॉ है इंडिया में, वो पढ़ता हूँ और उसमें देख लेता हूँ इसमें ये डॉक्यूमेंट लगेगा, ये डॉक्यूमेंट। मैं उसे 1 दिन का समय ले लेता हूँ मेरे क्लाइंट से कि हाँ भाई रुक जा, मेरे को पढ़ने दे। पहले पढ़ लिया मैंने, फिर मैं उसको गाइड कर देता हूँ, देख इसमें ये चीज़ लगेगी, इसमें ये चीज़ लगेगी, इसमें इसके साइन लगेंगे, इसके साइन लगेंगे। क्योंकि सीए करने के बाद, एलएलबी करने के बाद हमें लॉ पढ़ना तो आ जाता है। तो जब हमारे पास कोई भी चीज़ आएगी तो हम उस लॉ का रेफरेंस लेंगे, उसमें देखेंगे क्या फॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मेलिटी उसको बता देंगे, वो कर देगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि कभी भी इस तरह का मैटर हो तो किसी एडवोकेट, सीए, सीएस से कंसल्ट करके करना चाहिए। वो अपनी कंसल्टेंसी लेगा बट एटलीस्ट आपको सही राय देगा। उससे आपका करोड़ों रुपए का नुकसान होने से बच सकता है, क्योंकि हजारों रुपए की फॉर्मेलिटी से हम चूक जाते हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। 1000 रुपए की स्टैम्प लगती, हमने नहीं लगाई और पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, सिर्फ 1000 रुपए की स्टैम्प के चक्कर में करोड़ों का नुकसान हो गया। इसलिए कंसल्टेंसी ले लेनी चाहिए। और आपको भी पूरे लॉ की जानकारी नहीं होगी, लेकिन हमारे पास किताबें तो है, हमारे पास तो समुंदर है पूरा, हम वहां से रेफरेंस लेकर अपने क्लाइंट को बता देते हैं। आज मेरे से कोई इनकम टैक्स पूछने आएगा, जीएसटी पूछने आएगा, तो वो तो हम पढ़ते हैं, वो तो घोल के हमें पिलाया जाएगा। इनकम टैक्स, जीएसटी, उसकी जानकारी के लिए मुझे बुक नहीं देखनी पड़ेगी, मैं उसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे कंपनी लॉ के लिए मुझे बुक नहीं देखनी पड़ेगी, कंपनी लॉ पूरा याद होगा आपको सीए कंप्लीट होने के बाद। लेकिन इन 3 एक्ट के अलावा कोई और एक्ट, चौथा एक्ट आ जाता है, तो उसके लिए हमें भी पहले जानकारी लेनी पड़ेगी और उसे बताना पड़ेगा कि भाई मेरे ये फॉर्मेलिटी पूरी कर ले, नहीं तो तेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। इसमें अभी बेस्ट एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। अब कॉन्ट्रैक्ट में भी रिटर्न और स्पोकन, देखो रिटर्न में भी हो सकता है, अंडरलाइन करो, एज टू लीगल इफेक्ट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड ओरल कॉन्ट्रैक्ट। लो रिटन कॉन्ट्रैक्ट और ओरल कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी भेदभाव नहीं करता है। रिटन कॉन्ट्रैक्ट आर एज वैलिड एज ओरल कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, ओरल कॉन्ट्रैक्ट आर एज वैलिड एज रिटन कॉन्ट्रैक्ट। जितने वैलिड है ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी उतने ही। लॉ दोनों में डिफरेंशिएट नहीं करता। करो आप, रिटन करो, ओरल करो, सब बढ़िया है। लेकिन इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट other formalities have to be complied
सो दैट दे कैन बी लीगली इन्फोर्सेबल। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, यहाँ लिख लो शब्बीर सर स्कूल एग्रीमेंट। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को, जहाँ जहाँ एग्जांपल दूँ बराबर याद रखना, वो मैटर तुम्हें उस एग्जांपल से याद आ जाएगा। जहाँ केस लो होंगे वहाँ तो देने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ केस लो नहीं होंगे वहाँ पे भी मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल दूंगा ताकि वो मैटर एकदम क्लियर हो जाए। देखो बराबर से सुनना। 2015 में 2015 में मैं जब सीए बना नहीं था, 2014 में मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया था सेंट जोसेफ अकाउंट्स पढ़ाने के लिए। ठीक है, सुबह 8 से 10 में अकाउंट्स पढ़ाने जाता था, इधर वाली ब्रांच नहीं, उधर रानपुर वाली ब्रांच। ठीक है, तो 2 घंटे मेरे पास, उस समय हम नए नए थे टीचिंग में, तो 2014 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो हमने कहा कि भाई कोचिंग स्कूल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से कुछ बच्चे आ जाएंगे कोचिंग में। ठीक है, थोड़ा लोगों को पता चलेगा, एक ही साल हुआ था हमें टीचिंग में, तो हमने स्कूल ज्वाइन कर लिया था। तीनों ने कोई ना कोई स्कूल ज्वाइन कर रखा था, तो मैंने वो रानपुर में स्कूल ज्वाइन किया था सेंट जोसेफ। 2014 मैंने वहाँ पढ़ाया। अब 2015 में मैंने उनसे कहा कि मेरा नवंबर में सीए फाइनल का पेपर है, तो आप मुझे छुट्टी दे दो। ये बात मैंने उनको मई जून में ही बोल दी थी कि मैं छुट्टी लूँगा, मेरे पेपर है। तब मेरा एक ग्रुप हो गया था, एक ग्रुप बाकी था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप एक बॉन्ड साइन करिए कि अगर आप सीए बन जाते हो नवंबर के बाद, तो आप हमारा स्कूल छोड़ोगे नहीं मार्च तक, क्योंकि आप नवंबर में पेपर दोगे, दिसंबर के एंड में रिजल्ट आ जाता है। तो अगर आप दिसंबर में सीए बन गए तो आप स्कूल छोड़ दोगे अगर, तो जनवरी फरवरी मार्च हम 3 महीने में नया टीचर कहाँ से लेकर आएंगे, और उसमें बोर्ड्स के प्रैक्टिकल होते हैं, टीचर की सख्त ज़रूरत होती है। तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर ये बॉन्ड साइन कर दो आप, क्या आप छोड़ोगे नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरी कोचिंग भी है, वहाँ भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो ऐसे में बीच में से ऐसे जाऊँगा तो उनका भी नुकसान होगा, और मेरा अभी हाल फिलहाल जॉब करने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, मैंने उनको उस समय ये बोला। तो बोला नहीं सर, आप सीए बन के टीचिंग थोड़ी करोगे, तो सब छोड़ के चले ही जाते हैं, और तो डिग्री हाथ में आएगी। तो मैं कह रहे मैम मैं कह रहा हूँ नहीं जाऊँगा, मतलब नहीं जाऊँगा, शब्दों का मोल है, जाना भी होगा तो मार्च के बाद ही जाऊँगा, मार्च के पहले तो नहीं जाऊँगा। ठीक है, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ स्कूल में जो मेरे बच्चे हैं वो भी मेरे ही बच्चे हैं, जैसे मेरे कोचिंग में, तो बीच में थोड़ी उनको छोड़ के चला जाऊँगा। वो नहीं माने, उन्होंने बॉन्ड साइन करवा लिया। मैं कहा कर लो, साइन करवा लो। तो एक बॉन्ड पे लिख दिया उन्होंने कि भाई आप सीए बन गए तो स्कूल छोड़ के नहीं जाओगे। अच्छा, वो बहुत बढ़िया हुआ कि मैं सीए उसी अटेम्प्ट में बना। अब मैं सीए बन भी गया दिसंबर में, और मैंने स्कूल भी कंटिन्यू किया। लेकिन अगर मैं स्कूल कंटिन्यू नहीं भी करता तो वो मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते थे। रीज़न, उन्होंने जो बॉन्ड मेरे से साइन करवाया था उस पर उन्होंने 50 रुपये की स्टैम्प लगा रखी थी, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का एग्रीमेंट 100 रुपये की स्टैम्प पे होता है कम से कम। उनको ये बेसिक आइडिया नहीं था। ठीक है, तो पैसे बचाने के चक्कर में ऊपर उन्होंने लगा रखी थी 50 रुपये की स्टैम्प। अब ऐसा वो मेरे जैसे जने कितने एम्प्लॉय से एग्रीमेंट करते होंगे, कोई छोड़ के भी चला जाए ना, तो सब कुछ है उसमें, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, साइन है टीचर के, प्रिंसिपल के साइन है, दुनिया जहान की चीज़ें हैं, लेकिन वो वैलिड नहीं है क्योंकि उसमें अदर फॉर्मेलिटीज़ नहीं हो रही। क्या फॉर्मेलिटी, 100 रुपये की स्टैम्प लगती है, और कितने रुपए की लगा रखी है। अगर मैं भग जाता, कद्दू नहीं उखाड़ पाते मेरा कुछ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का। अब मैं साइन करते वक्त हंस रहा था, तो उन्होंने कहा आप हंस क्यों रहे हो। मैं कहा कुछ नहीं। ठीक है, तो मेरे ऊपर नज़र चलेगी। अब मैंने ये तो पढ़ा था कि कोई भी दुनिया का एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हो, कम से कम उसका स्टैम्प 100 रुपये का होता है। 50 रुपये के स्टैम्प पे कभी एम्प्लॉय के साइन नहीं होते। बेसिक चीज़ उनको नहीं थी। ठीक है, तो ये अदर फॉर्मेलिटीज़ ये हमें पूरी करनी चाहिए। बराबर सुनते चलना। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, एसेंशियल एलिमेंट्स। सब में मैं एग्जाम्पल वगैरह देता चलूँगा, बराबर याद रखना। ये तो देखो एक लाइन लिखी हुई है। चौथी चीज़, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। आप जो भी एग्रीमेंट करो उसका मीनिंग या तो सर्टेन हो या कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन हो। क्या बोला मैंने, या तो सर्टेन हो, इट मस्ट बी सर्टेन, वेग ना हो। और यहाँ एक और चीज लिख लो, और कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन, या तो सर्टेन हो या कैपेबल ऑफ सर्टेन हो। ठीक है, इसमें एक ऑयल का एग्जांपल दे रखा है, यही एग्जांपल मैं दूंगा थोड़ा वेरिएट करके। देखो, सर्टेन हो मतलब आज मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया तो मैंने बता दिया भाई पहले ही दिन
पहले ही दिन तुम्हें बता दिया मैंने मेरी पहली क्लास में कि लॉ में पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, अकाउंटेंसी का आधा पार्ट मुझसे लेगा, आधा पार्ट मैं लूँगा, मैथमेटिक्स में ये विक्की सर पढ़ाएंगे, ये अब्दली सर पढ़ाएंगे। मेरा यही तरीका होता है, पहले दिन सब चीज़ क्लियर कर दो, ये फ़ीस है, ये है, वो है, इसकी इंस्टॉलमेंट है, ये है, कोर्स ऐसे होगा, फलाना होगा। 12th में भी मैं तुम्हें सब चीज़ पहले ही दिन बता देता था, ठीक है। एग्रीमेंट करने का सही तरीका यही है, एवरीथिंग शुड बी सर्टेन, क्लियर होनी चाहिए, कोई भी कंडीशन वेग ना हो। अब जैसे कुछ लोग एग्रीमेंट करते हैं कि आज मैं कोई दुकान पे सामान लेने गया, वो मेरे पापा को जानता है, तो मैंने कहा अंकल ये कितने का है? अरे ले जा यार। मैं कहा सब पैसे तो बताओ। अरे तेरे पापा से बात कर लेंगे, ठीक है। फिर मेरे पापा भी फ़ोन कर देंगे मान लो तो, अरे भाई साहब पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं यार, ले लो अभी तो ले लो, ठीक है। घर जैसी बात है, घर जैसी बात है, जो सही लगे दे देना, ठीक है। अरे आपके पास रहे मेरे पास रहे एक ही बात है यार, ले जाओ। ये तरह के शब्द हानिकारक हो सकते हैं, ये सब बकवास है, ठीक है। घर जैसी बात है, जो सही लगे दे देना। 111 रुपये दे देगा वो कल शगुन के, ले लेना फिर, ठीक है। पागल हो क्या, ये तो 10,000 की चीज़ है, बताना फिर 10,000 की चीज़ है, कब बोलेगा ये? हाँ, वो ख़राब कर देगा तब बोलेगा, ठीक है। पर्सनल रिलेशन एक तरफ, प्रोफेशनल रिलेशन एक तरफ, ठीक है। मुझे ये लड़का कितना भी अच्छा लगता है, लेकिन जब इसके पापा मेरे से बात करने आएंगे, मैं पहले फ़ीस बताऊंगा, ये फ़ीस है सर, ऐसे देनी है। एवरीथिंग मस्ट बी सर्टेन, टर्म्स एंड कंडीशन शुड बी क्लियर, इट शुड नॉट बी वेग, ठीक है। इस तरह के शब्दों का तो प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, घर जैसी बात है, जो सही लगे दे देना भाई साहब, जो सही लगे दे देना, ठीक है। वो दे देगा फिर जो सही लगेगा, देख लेना। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए बच्चों? सर्टेन होना चाहिए। मीनिंग एकदम क्या होनी चाहिए? सर्टेन। इसमें एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे मैं ये हमारे गोरांश की ऑयल की दुकान है, एंड ही डील्स इन वैरायटी ऑफ ऑयल्स, ठीक है। कोकोनट ऑयल, ठीक है, और सरसों के तेल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। और पेट्रोल भी बेचता है, ये डीजल भी बेचता है, केरोसिन भी बेचता है। इतना ऑयल है इसके पास कि आग लगाने को काफ़ी है, सब जगह आग लगा देता है, ठीक है। तो बहुत सारा ऑयल ये बेचता है, सांडे का तेल भी बेचता है, ठीक है। अब मैं इसके पास एक ऑयल की केन लेकर आया और इसको 100 रुपये दे के चला गया और बोला 1 किलो ऑयल इसमें तोल देना, मैं आ रहा हूँ। मैं आया, पैसे भी दे गया था, इसने ऑयल रेडी नहीं था। मैं माथे आ गया इसके, यार तेरे को कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ और फिर तू तोड़ देता है, मैं पूरा ऑयल वॉयल सब दे के गया था, फलाना डिमकड़ा, फिर भी तूने तोल के नहीं रखा, इतनी सी चीज़ थी, पैसे भी एडवांस दे के गया था। लगा सर चढ़ क्यों रहे हो, मैं तो 15 वैरायटी ऑफ ऑयल्स बेचता हूँ, आपको कौन सा ऑयल चाहिए ये बताओ ना। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या नहीं थी? सर्टेन नहीं थी, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। अब बोलो कौन सा है, अब बताओ, अभी तोल देता हूँ। ये तो सर्टेन का। अब कई बार होता है कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन। मान लो ये सिर्फ एक ही तरह का ऑयल बेचता है, केरोसिन ऑयल, और मैं इसको रख के चला गया केन और बोला ऑयल रेडी रखना, मैं आ रहा हूँ। इसने तोला नहीं। फिर मैंने इसको कहा बेवकूफ़ आदमी, तोल के रखना है। सर आपने बताया नहीं कौन सा ऑयल। मैंने कहा तू कौन से ऑयल बेचता है, एक ही तो ऑयल है तेरे यहाँ। तो अगर मैं ऑयल कह रहा हूँ तो इट इज़ क्वाइट सर्टेन कि आई एम आस्किंग फॉर केरोसिन ऑयल, because you are dealing in only one variety of oil. But if you are dealing in several varieties of oil, then I have to be clear that which type of oil I want. तो या तो certain हो या capable of being certain. एग्जाम्पल याद रखना, यहाँ ऑयल वाला लिख दो, गोरांश ऑयल। एग्जाम्पल सब में लिखते जाना, ठीक है भाई गोरांश बाबू, मजे आ रहे हैं जिंदगी के। अब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये तो सिंपल है। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो तो उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल होनी चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए? पॉसिबल। क्योंकि अगर आप इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ये जितने भी पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ना मैं, 12 है ये टोटल, उसमें से 8 के ऊपर पूरा चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, याद रखना। अब सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग पे क्या चैप्टर पढ़ाऊंगा? तो छोटा सा पॉइंट है, इस पर कोई चैप्टर नहीं है। इन्फोर्सेबल बाय लॉ पे क्या चैप्टर पढ़ाऊंगा? इंटेंशन टू लीगल रिलेशन होनी चाहिए, इस पर भी कोई चैप्टर। लेकिन परफॉर्मेंस कब पॉसिबल नहीं होती, कब पॉसिबल होती है, इस पे चैप्टर है पूरा, इसी नाम से, परफॉर्मेंस। किस नाम से? तो इसमें 12 में से फिर बोल रहा हूँ 8 चीज़ों पे तो देखो चेक करने लग गई। आएगा बेटा, झूठ थोड़ी बोलूँगा, ठीक है। चेक करके भी तेरे को कितना पता चल जाएगा 2-4 दिन में, ठीक है। चलो अब
पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए बेटा, पॉसिबल होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, गौरांश के ही साथ, कि मैं तेरे को 50,000 रुपये दूंगा, तू माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के दिखा। तो अगर मैंने इसको 50,000 रुपये दे भी दिए, क्या है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकता है? माउंट एवरेस्ट इस पे चढ़ सकता है, ठीक है। तो क्या ये परफॉर्मेंस पॉसिबल है? नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, ठीक है। उर्विका को एक लड़के ने बोला कि भैया तू मेरे से शादी कर ले, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। उर्विका बेचारी एक्साइटेड हो गई, देखो तो सही चांद तारे कैसे होते हैं, ठीक है। कल ही इसने शादी, ठीक है, इसने बोला वेयर इज़ माई चांद तारे, ठीक है। उसने कहा पागल ऐसे कोई, तो कहने की बात होती है, ये तो चुनावी जुमला है, ठीक है, ठीक है। ऐसे कोई चांद तारे वान तारे लाते होंगे, वो चल ले भी आया तो क्या करेगी तू इन सबका, चांद वान तारों का, ठीक है, क्या काम आएंगे तेरे को? पैसे है मेरे पास, ये देख तिजोरी, ये देख, ठीक है, हीरे जवाहरात जिस तरह की ज्वेलरी बनानी हो बनाएंगे अपन लोग, ठीक है। चांद वान तारे का क्या करेगी? ये तो पागल है, ये तो पीछे ही पड़ी नहीं चावे, ठीक है। चांद तारे तो चाहिए, कुछ भी कर ले, ठीक है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या? पहली बात तो इसमें शादी आ गई, तो मैरिज का हो गया, और मैरिज के लिए तो मैरिज के एक्ट है। चलो मान ले मैरिज का कोई एक्ट नहीं है तो भी चलो, तो इसमें परफॉर्मेंस पॉसिबल, ये डे 1 से ही वॉइड था, क्योंकि इसमें इतनी अकल होनी चाहिए डे 1 से ही कि चांद तारे तोड़ के लाना पॉसिबल नहीं है। वो कह भी रहा है तो भी पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल चीज़ आपके कहने से थोड़ी पॉसिबल हो जाएगी, मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ देखी है, इम्पॉसिबल को तोड़े तो आई एम पॉसिबल, ठीक है, ठीक है। इंस्पिरेशन भी बहुत ले लिया है, मोटिवेशन भी हुआ, तो तुम भाई कुछ भी कर लो, इम्पॉसिबल चीज़ तो इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वैलिड नहीं है। क्या नहीं है? सो द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। वो परफॉर्मेंस के लिए क्या होनी चाहिए? एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। अगर आपको इम्पॉसिबल एक्ट कर रहे हो तो वो वैलिड, समझे मेरे बच्चों? आगे आऊँ, ठीक है। कल पढ़े अब बाकी ये इतने एसेंशियल एलिमेंट हो गए, ठीक है, 5 हो गए, कितने हो गए? अब कल पढ़ेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस 6, 7, फ्री कंसेंट, और ये पूरे 12 हो जाएंगे। तो इसमें ये जो नंबरिंग है ना, ये वापस 1 से शुरू कर देता है, तो आप तो 6 से ही शुरू करोगे। वो 5 था और ये कौन सा है? सब एक ही टॉपिक चल रहा है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या? और एक काम हम और करेंगे, अब से हम लोग जितना भी, जैसे हम नेशनल इनकम पढ़ते थे, तो जितना भी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे उसे कंसेप्ट के वाइज भी मार्क करते चलेंगे। जैसे हमारा कंसेप्ट 1 हो गया कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एग्रीमेंट। क्या हो गया? जो कल पढ़ा हमने, उसके पहले मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया आपको, बेसिक बताया बस। तो कंसेप्ट 1 हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एग्रीमेंट, और उसी में मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कौन से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं होते, कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो सब कंसेप्ट 1। और आज हमने पढ़ा कंसेप्ट 2, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो C2 लिख देना, उसमें क्या लिख देना? C2। और वो जो अपन ने ये पढ़ा था एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, उसको C1 लिख देना। ये हो गया हमारा C1 कंसेप्ट 1, और यहाँ से हो गया हमारा कंसेप्ट 2, ठीक है। लाइन से चलेंगे। फाउंडेशन में सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, इंटर में हमें सेक्शन भी याद करने पड़ेंगे, CA इंटर में और फाइनल में। फाउंडेशन में इंस्टीट्यूट ने कहा है कि अगर बच्चे सेक्शन का रेफरेंस नहीं भी लिखते, जैसे ये बात किसी सेक्शन में लिखी हुई होगी, लेकिन अगर आप वो सेक्शन का रेफरेंस नहीं भी लिखते तो नंबर नहीं कटेंगे। बट इंटर में हमें वो सेक्शन भी याद करने हैं, तो इंटर में मैं फिर सेक्शन वाइज पढ़ाता हूँ, यहाँ सेक्शन नहीं है। फिर भी नंबरिंग से हमारा क्या पढ़ने का तरीका आसान हो जाता है, इसलिए नंबरिंग इसकी करते चलेंगे अपन, ठीक है मेरे बच्चों। समाप्त, धन्यवाद, बंद कर दो।